आज अखिलेश जी मिले भी ओम बिरला से, बताया उनको भी पता है कि एफआईआर तो जियाउर रहमान पर हो सकती है कि अगर उनको लग रहा है पुलिस को वहाँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो जियाउर रहमान कह रहे हैं कि पूरे देश का मुसलमान खतरे में है, इस तरीके की भाषा वो आज बोल रहे हैं। और मैं आपको कहिए तो वो भाषण सुनवा दूं उनका, जिसमें वो जुमे की नमाज पढ़ते हैं 22 तारीख को और कहते हैं ये मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। मना नहीं कर रहा हूं, लोकतंत्र है, सांसद है, उनको पता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी ना। अगर जो चीज है वो 20 लोगों के बीच में चिल्ला के बताने के लिए जरूरी था क्या? मुझे लगा आप और कुछ कहेंगे। देखिए सर, ऐसा है कि जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिए हैं, जो एक दूसरे को ये नफरत की राजनीति जो शुरू कर दी है, उसको काउंटर करने के लिए सर अब पूरे देश को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये हालात ये बद से बदतर करते चले जाएंगे। सर, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो उसके हिसाब से जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में वर्डिक्ट भी दिया था, जब उन्होंने बोला था कि ये सिर्फ एक अलग केस है, इसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से ही होगा, कोई भी अगर इसका अवहेलना करता है तो सर उसको 3 साल की सजा है और फाइन है। अगर कोई उसको स्ट्रक्चर को तोड़ता है, फोड़ता है, तो उसको 5 साल की सजा है और फाइन है। उसके बावजूद भी अगर बार बार इस तरह की चीजें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात सर ये 19 तारीख को इन्होंने सर्वे कराया। सबसे पहले तो मैं कोर्ट को एक तरीके से मुबारकबाद दूंगा। कोर्ट में इतने सारे तकरीबन सर, ये रिपोर्ट है हमारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की नवंबर 2024 की। इसके हिसाब से आज तक 4.8 करोड़ 4.8 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अगर यही जल्दी हमारे ऑनरेबल कोर्ट हर जगह दिखाने लगे तो हफ्ता 10 दिन के अंदर सारे कोर्ट केसेस सेटल हो जाएंगे, सबको जो है उसका अधिकार मिल जाएगा जिनको जो कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 19 तारीख को इन्होंने सर्वे कराया, दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी, अचानक टीम पहुंच गई, सारे मस्जिद कमेटी ने पूरा कोऑपरेट किया, अंदर गए, सर्वे कराया, सर्वे हुआ, सब शांतिपूर्ण हुआ। ये चाहते थे भाजपा वाले कि उस दिन दंगा हो जाए, लेकिन मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि हमारे एमपी साहब जियाउर रहमान साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने सबको शांत किया, उनका चलो आराम से होने दो, ये दंगा उन्होंने होने नहीं दिया। आज इस बार वो थे नहीं, वो बाहर बेंगलोर में थे, तो इन लोगों ने नकाबपोश इनके लोग आ गए। भैया नकाबपोश लोग कहां से आए, कौन है नकाबपोश लोग? बहराइच में हमने देखा था जो वीडियो बाहर निकला था, पुलिस के साथ दंगाई जो थे घूम रहे थे, आग लगा रहे थे, मारपीट कर रहे थे। उसके बाद जब बात खुल के आई तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारे साथ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन बात फैल गई। बहराइच का लोकल आदमी बोलता है, भाजपा को इसका जिम्मेदार ठहराता है। इनके एमएलए ने भी इल्जाम लगाया था अपने ही लोगों पे, 8 लोगों पे केस लगाया था, ये कहा था कि इनके बेटे को मारने की साजिश थी। तो भाजपा किसी भी हद तक के जा सकती है, और अब सर वक्त आ गया है कि सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक और रिपोर्ट देख रहा था सर, अपने मुल्क में तकरीबन 23,70,000 मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर सिर्फ देख लें 2,65,000 है, तो यानी 2,65,000 चांसेस हैं भाजपा के पास राजनीति, गंदी राजनीति खेलने के लिए। ये धर्म के नाम पे लोगों को बांटते चले जाएंगे, और अब जिम्मेदारी सर अच्छे हिंदुस्तानी शहरी की है, हम सबकी है। देखिए, आप हर चीज में अगर मजहब घुसेड़ेंगे, ये जानते थे कि जिस तरह से लूटा है इन्होंने वोट इलेक्शन में अभी जो हुआ था, आज पार्लियामेंट में अखिलेश जी वो बात उठाने वाले थे, ये ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। यहाँ दंगा करा दिया इन लोगों ने, इनको लगता है जहां जहां दंगा होता है वहां इनको फायदा होता है। योगी जी भूल रहे हैं, सबसे ज्यादा जहर इन्होंने और इनकी पूरी पार्टी ने झारखंड में उगला था, झारखंड से जड़ से उखाड़ के फेंक दिए गए। तो ये अगर इस मुगालते में रह रहे हैं कि इनकी नफरत की राजनीति काम हो रही है, तो भाई ये वक्तिया तौर पे कुछ जगहों पे हो जाती होगी, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी। बस मैं ये कहना चाहूंगा सर, इन लोगों को अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें इंटरवीन करें, और जो दोषी हैं, आपके पास सारी वीडियो है, सारी जानकारी, इसको देखें। ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, योगी गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर दंगाई आए भी थे तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर फेल होती है तो भी आपकी गलती, आपकी कमी है, अगर आपने कराया है तो आप पे केस होना चाहिए, यह बात है सर। लेकिन देखिए, लगातार अभी भी वहां सिचुएशन क्या है आपको पता है जी। जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं, अध्यक्षों,
अध्यक्ष जो है, जिला अध्यक्ष, वहाँ उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। महमूद इकबाल, उनके बेटे सोहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज है। सर ये एफआईआर तो झूठी, ये सब पे दर्ज करे जा रहे हैं। बर्क साहब, जब ये अपने जियाउर रहमान साहब जब वहां मौजूद तक नहीं थे, तो आपने किस बेसिस पे उन पे एफआईआर कर दी? हमारा कोई लीडर वहां नहीं था जिसने दंगा हमारा ये तरीका होता नहीं है। दंगा भड़काने वाले काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। समाजवादी लोग जो है वो हमेशा, आज भी सबसे कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग संयम बनाए रखें और कोर्ट्स पे भरोसा रखें, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन सर, ये भाजपा की सरकार इंसाफ किसी को देने नहीं देगी। ये कोशिश आखिर दम तक करते रहेंगे। इनकी जो सर एक पूरा टूल किट है। विष्णु जैन जब पहुंचे सर, जब दूसरी बार इनकी टीम पहुंची थी, वहां नारे लग रहे थे, भड़काऊ नारे। ये रोकने का काम किसका था? ये रोकने का काम प्रशासन का था। आप मुझे भाजपा वाले, जो मुझे भाजपा से क्वेश्चन पूछना है वो मैं भाजपा से पूछूंगा। आपका पता है, मैंने इंट्रोडक्शन बोला, वो जुड़ रहे हैं, अगर वो जुड़े। अब मैं वो सवाल आपसे लूं तो गड़बड़ है ना। हाँ, तो सर मैं आपको, सर देखिए, डॉक्टर इंद्रेश कुमार बोले, आपने कहा कि हार गए हैं इसलिए दंगा फैला रहे हैं सपाही वहां। उन्होंने आज बयान दिया, डॉक्टर इंद्रेश ने जी। और आप कह रहे हैं कि वहां की धांधली दिखाना चाह रहे थे, तो उससे पहले ये दंगा करा दिया गया। सर, अगर सपा का कोई भी व्यक्ति दंगे में शामिल है, आजकल तो सबके पास वीडियो आ जाता है ना सर। पहले पुलिस क्या कह रही थी? हमने गोली नहीं चलाई। जब वीडियो बाहर आ गया तब उन्होंने बात पलटी कि हमने टीयर गैस मारे थे। पहले तो उन्होंने सारी बातों से इनकार कर दिया था, बाद में टीयर गैस बोलने लगे। तो ये सामने सामने बात आजकल क्या चुपती है सर? इनसे मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के लोगों से कि आपको अगर लगता है सपा को कोई आदमी है, कोई भी व्यक्ति सपा का लीडर या कार्यकर्ता भी है, जरा वीडियो दिखा दीजिए, मैं मान जाऊं आपकी बात को। आपके बीजेपी के लोग तो खुले आम जहर उगलते हैं। मैं योगी जी का सर एक वीडियो भी देख रहा था, उन्होंने मंच से एक बार बोला था कि मुझसे कहा गया था कि ये कांवड़िया यात्रा निकलेगी अगर इस दौरान, तो फिर यहां दंगा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो हो जाने दो एक बार आर पार की बात। उन्होंने जिस मैं आपको बता दूं, उन्होंने बोला ये चुनाव के दौरान प्रचार में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में बोला है। जी जी। तो सर जिस प्रदेश का मुखिया की ये आइडियोलॉजी है कि आर पार का झगड़ा हो जाने दो, देख लेंगे, यानी उनको सिवाय दंगा और इस तरह की हिंसा भड़काने के अलावा और किसी चीज में उनको सुकून नहीं मिलता है। बड़े अफसोस की बात है सर। और मैं फिर चैलेंज के साथ कहता हूं, समाजवादी पार्टी का कोई आदमी नहीं था, मगर एफआईआर हुई, उसकी जांच होगी, कोर्ट आपके लिए भी खुले, कोर्ट आपके लिए भी खुले। पवन राव जी, ओवैसी साहब को हर चीज में मतलब राजनीति दिखाई देती है। पुष्कर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम राजनीति नहीं करते, हम सच्चाई बताते हैं, और सच्चाई आज भी हम बताएंगे और इस देश के भारतीय संविधान के आधार पर बताएंगे। पक्का ऐसा लग रहा है कि इस देश जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। पुष्कर साहब, ऐसा लग रहा है कि इस देश में जो है सरकार और न्यायपालिका दोनों मिल करके इस देश के कानून और व्यवस्था को पूरी तरह से जो है चकनाचूर कर रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद विषय है और ऐसा लगता है कि अब इस देश में जो कानून है और इस देश की जो सरकारें इस कानून के आधार पर चल रही हैं, उन कानूनों को अब जो है पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस देश में कानून भी जिंदा है और कानून जिंदा होने के साथ साथ इस देश में न्यायपालिका उन कानूनों का उल्लंघन कर रही है। पहला कानून तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका तो उल्लंघन हुआ ही है, लेकिन 19 तारीख को जिस उल्लंघन किसने, ये दंगाइयों ने थोड़ी ना किया है। अब फिर ये बड़ी बहस जाएगी, वो तो कोर्ट, मैं पूछूंगा, अभी मेरे साथ एडवोकेट है और राजनीतिक विश्लेषक है, कि कोर्ट इतना सक्रिय, दोपहर में मुकदमा दर्ज हो, मतलब एक याचिका जाती है, दोपहर में वो फैसला सुना देते हैं और सर्वे के लिए, और सर्वे तुरंत ही हो जाता है। पुष्कर साहब पूरी बात सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर। मैं वही कह रहा हूं, आप अपनी बात रखें जो मैंने पूछा है। मेरे साथ अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुकी हैं, वो बताएंगी ना। नहीं, हम जो उनके सवाल है उनसे पूछेंगे। देखिए, मैं आपने जो प्रश्न पूछा वो उस प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं कि हमारा जो विषय हमेशा रहा इस देश की संवैधानिक ढांचे को जो है सही दिशा में प्रस्तुत करना है,
और जो घटना हुई है निश्चित रूप से वो निंदनीय घटना है। हम इसकी जो है कठोर शब्दों में निंदा भी करते हैं। लेकिन ये घटना हुई क्यों, इसके पीछे का पूरा परिदृश्य हमें समझना चाहिए कि 19 तारीख को इस देश में जो एक कानून है, उस कानून को पूरी तरह से बाईपास किया गया। इस देश में सिविल प्रोसीजर कोड है और सिविल प्रोसीजर कोड के आधार पर जिस तरह से जो है उसको नकार करके निर्णय दिया गया, ऑर्डर दिया गया, वो पूरी तरह से, मैं फिर से यही कह रहा हूं कि इस देश के कानूनों को किस तरह से कुचला जा रहा है न्यायपालिका के माध्यम से, आपके सामने है। अगर इस तरह का आदेश ना आया होता तो ऐसी घटना ना होती। आपने अभी बताया, मैं इसको सिलसिलेवार देखता हूं कि 19 तारीख को 1:30 बजे, 3:30 बजे और 6:30 बजे ऐसे घटनाएं हुई हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुई। 1:30 बजे संभल की अदालत में जो है एक वाद दायर किया जाता है और 3:30 बजे बिना किसी सिविल प्रोसीजर को फॉलो किए आदेश दिया जाता है। और उस आदेश के अनुपालन में आप देखिए कितनी तेजी से काम हुआ। 1:30 बजे से 3:30 बजे 2 घंटे के अंदर आदेश पारित हुआ और सिविल प्रोसीजर कोड का जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। प्रावधान कौन से? सेक्शन 27 जिसका कोर्ट ने उल्लंघन किया, ऑर्डर 5 रूल 1 का उल्लंघन किया, ऑर्डर 8 रूल 1 का उल्लंघन करते हुए उन्होंने आदेश पारित किया। और आदेश पारित करने के तुरंत बाद किस तरह से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग की टीम आनन फानन में पहुंच गई है जामा मस्जिद के पास, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी बैरिकेटिंग के, बिना किसी प्लानिंग के पुलिस आनन फानन में वहां पर पहुंच के गई है। आप देखिए किस तरह से पूरा ये तंत्र, पूरा षड्यंत्र रचा गया। यही हम कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, न्यायपालिका ने मिलकर के जामा मस्जिद में जिस तरह से हमला करने का प्रयास किया है, वो इस देश के लिए काला इतिहास, काला अक्षरों में लिखा जाना चाहिए।